नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रकार की खबर सुबह 5 बजे रोज देखने के लिए चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। भारत सरकार ने त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती राहत देते हुए महंगाई भत्ते DADR में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी और त्योहारी सीजन में बाजार में उपभोग कंजम्पशन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी सरकार एक बार फिर फंडिंग को लेकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच सहमति न बन पाने के कारण शटडाउन की स्थिति में चली गई है। ये 2019 के बाद पहला सरकारी कामकाज ठप्प होना है, जिससे आवश्यक संघीय सेवाओं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की चरम स्थिति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने संगठन के राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य की सराहना की और 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। यह कार्यक्रम भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में RSS की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अमेरिकी सरकार के शटडाउन की चिंताओं के कारण सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाने से भारत में सोने की कीमतें ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं। 24 कैरेट सोने का भाव 11,864 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गया है। यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव के बीच निवेशकों के रुझान को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। फिलीपींस में आए एक शक्तिशाली भूकंप ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है, जिसमें कम से कम 31 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए आपातकालीन कार्य में जुटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्काल सहायता की पेशकश की है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत आज से नए और सख्त नियम लागू हो गए हैं, जिनके अनुसार अब 18 साल से कम उम्र के लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग के सामाजिक और वित्तीय खतरों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। फोरेन रिच लिस्ट 2025 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एक बार फिर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो तेल से लेकर टेलीकॉम, JIO और रिटेल तक विभिन्न क्षेत्रों में उनके साम्राज्य के शानदार प्रदर्शन को दिखाता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह स्पष्ट करते हुए लाखों UPI उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत दी है कि केंद्रीय बैंक UPI लेन देन या प्लेटफॉर्म पर कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रहा है। यह घोषणा भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति के लिए एक सकारात्मक कदम है और आम जनता के लिए इस सुविधा को मुफ्त बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे ने बाद में पुष्टि की कि यह एक पूर्व नियोजित पेसमेकर प्रत्यारोपण प्रक्रिया थी। 88 वर्षीय नेता की स्थिति स्थिर बताई गई है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर राजनीतिक हलकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी कंपनियां कुशल श्रमिकों तक पहुंच बनाए रखने के लिए अपने महत्वपूर्ण परिचालन को भारत में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। यह कदम भारत के IT और सेवा क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है। तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुखद भगदड़, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी, की जांच के लिए भाजपा सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में NDA सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल घटना स्थल पर पहुंचा। यह दल पीड़ितों के परिवारों से मिलेगा और घटना की गहन जांच करेगा, जिससे सार्वजनिक समारोहों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की खामियां उजागर हुई हैं।
बरेली हिंसा मामले में आई लव मोहम्मद विवाद पर भड़की हिंसा के संबंध में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस सहित 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए फ्लैग मार्च किया है, ताकि आगे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून का शासन सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए रब्बी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी। इस फैसले को आगामी त्योहारों और चुनावों से पहले कृषि समुदाय के बीच सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश भेजने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। चेन्नई स्थित परप्लेक्सिटी के 31 वर्षीय संस्थापक अरविंद श्रीनिवास 21,190 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। यह उपलब्धि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्टार्टअप इकोसिस्टम के तेजी से बढ़ते महत्व और इसकी वैश्विक क्षमता को दर्शाती है। ICC महिला विश्व कप 2025 में आज इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच महिला वनडे इंटरनेशनल WODI विश्व कप में चली आ रही पुरानी प्रतिद्वंद्विता को आगे बढ़ाएगा और टूर्नामेंट के शुरुआती चरणों का एक रोमांचक आकर्षण माना जा रहा है। ONL इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को प्रस्तावित भारत बंद को स्थगित करने का फैसला किया है। यह फैसला प्रशासन और समुदाय के नेताओं के बीच बातचीत के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की अव्यवस्था और भीड़-भाड़ से बचना है, जिससे शांति और सद्भाव बना रहे। गुजरात सरकार ने 2024 से 2033 तक विभिन्न विभागों में 2,06,396 नई भर्तियां करने के लिए एक बहुप्रतीक्षित 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर जारी किया है। यह कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत है और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और निश्चितता लाने के लिए एक ठोस प्रयास है। अभिनेता धनुष और कृति सेनन अभिनीत रोमांटिक ड्रामा तेरे इश्क में का टीजर आज जारी कर दिया गया है। टीजर में जुनून और दर्द से भरी एक गहन प्रेम कहानी की झलक मिलती है, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा है। यह फिल्म 2025 की सबसे प्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक मानी जा रही है। US सीनेटरों ने H-1B और L-1 वीजा नियमों में सुधार के लिए एक विधेयक फिर से पेश किया है। इस सुधार का उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों के लिए कुशल विदेशी श्रमिकों को लाना आसान बनाना है, खासकर ट्रंप प्रशासन की सख्त अप्रवासन नीतियों के संदर्भ में। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने के बावजूद अनिश्चितकालीन अनशन जारी रखा है। उन्होंने सरकार को मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करने की समय सीमा दी है। यह आंदोलन महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर रहा है। भारतीय ऑफिस स्पेस मार्केट में तेजी जारी है, जिसमें 2025 की तीसरी तिमाही में लीजिंग में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उछाल भारत के मजबूत कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रोफाइल और आर्थिक विकास की गति को दर्शाता है, जो देश को वैश्विक व्यापार के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना रहा है। मुंबई पुलिस ने पिछले 9 महीनों में अवैध रूप से रह रहे 2000 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में रॉबिन्सन के शानदार शतक की मदद से रोमांचक जीत हासिल की। यह जीत माइकल ब्रेसवेल के नेतृत्व वाली टीम के उच्च आत्मविश्वास और आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए मजबूत तैयारी को दर्शाती है। बैंगलोर अब दिल्ली और मुंबई के बाद भारत का तीसरा सबसे अधिक हिंसक शहर बन गया है, जो तेजी से शहरीकरण, जनसंख्या घनत्व और सामाजिक तनाव के कारण कानून व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियों को दर्शाता है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में 15 रुपए और मुंबई में 16 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम अपरिवर्तित रहे। यह वृद्धि रेस्तरां और छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डालेगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए विजयदशमी दशहरा का त्योहार मनाने के लिए गुजरात के भुज के लिए रवाना हुए। यह परंपरा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और सीमा पर तैनात जवानों के सम्मान को बढ़ाती है। भारत ने एक शक्तिशाली नया एंटीबायोटिक विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह वैज्ञानिक उपलब्धि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते वैश्विक खतरे का मुकाबला करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और भारतीय फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के लिए एक बड़ी सफलता है। कर्नाटक के नागरिक जल्द ही अपनी राजस्व फाइलों को ऑनलाइन और डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकेंगे। यह पहल राज्य प्रशासन में पारदर्शिता लाएगी और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान और तेज बनाएगी। मध्य प्रदेश की 14 जेलों से 111 कैदियों को गांधी जयंती के अवसर पर उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा किया जाएगा। यह फैसला जेल विभाग की रिहाई नीति के तहत विशेष माफी का हिस्सा है और कैदियों को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लद्दाख प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह कदम लेह में हुई घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जहां वांगचुक पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए विरोध कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह निर्णय महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के बलिदान को सम्मान देने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया है। भारत का मानसून सीजन आधिकारिक तौर पर 8% अधिक बारिश के साथ समाप्त हो गया है। यह अतिरिक्त वर्षा देश के कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाएगी और जलस्तर को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे आने वाली रबी फसलों के लिए भी बेहतर स्थिति बनी है। उत्तर प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। यह कदम किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फिलीपींस में भूकंप के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं, लेकिन मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को सक्रिय कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन भी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शुभमन गिल ने अहमदाबाद में आगामी मैच में एक अतिरिक्त सीमर को खिलाने का संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर भी अपडेट साझा किया है। यह टीम की रणनीति और महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों की तैयारी के लिए आवश्यक कदम है। आई लव मोहम्मद विवाद पर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद बरेली पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। इसका उद्देश्य किसी भी शरारती तत्व को फिर से हिंसा भड़काने से रोकना और सामुदायिक सद्भाव को बहाल करना है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दिवंगत असमिया गायक जुबीन गर्ग की पत्नी से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। जुबीन गर्ग की मौत ने संगीत जगत को स्तब्ध कर दिया है और यह मुलाकात राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। चेन्नई में उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन में हुई एक दुखद दुर्घटना में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। इस घटना ने औद्योगिक सुविधाओं पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और कार्यस्थल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते बस किराया तत्काल प्रभाव से 10% नहीं बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में दिया गया आदेश वापस ले लिया गया है। यह फैसला त्योहारी सीजन के दौरान आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डालने के लिए लिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद स्थगित करने का फैसला प्रशासनिक अनुरोध के बाद लिया है, ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो और शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत पर कांग्रेस ने आलोचना की है। इसे भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसके पारंपरिक रुख के साथ पूर्ण विश्वासघात बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर में होने वाली भारत यात्रा से
दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। इस दौरान रक्षा सहयोग और व्यापार समझौते प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं और रैलियों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों पर गंभीर सवाल उठे हैं। खासकर करूर भगदड़ जैसी दुखद घटनाओं के बाद सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश बनाने पर विचार करना चाहिए।